आपका आईपीसी में जो टिप्पणी में क्वेश्चन बन सकता है वह हम 73 और 74 से बन सकता है। जो क्वेश्चन आपका बन सकता है टिप्पणी में, उस क्वेश्चन का मॉडल पहले देखा जाए। पहला मॉडल ये बन सकता है कि आत्मचिंतन का सिद्धांत, या आत्मग्लानि का सिद्धांत, या आत्म मंथन का सिद्धांत, यानी कि एक्सपेटरी थ्योरी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेटरी थ्योरी से आप क्या समझते हैं, और भारतीय दंड संहिता 1860 में इसे किस रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात किस रूप में समाहित किया गया है। या दूसरा मॉडल आपका ये बन सकता है कि एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं और इसकी अवधि का उल्लेख करिए, यानी कि इसके टाइम का, यानी कि इसके समय का। जब भी आपका क्वेश्चन बने, चाहे एकांत परिरोध पर बने या एक्सपेटरी थ्योरी बने, तो आपको देखिए कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है। सामंड ने दंड किसी अपराधी को क्यों दिया जाए, इसके लिए 5 सिद्धांत बताए हैं, जिनमें कि एक एक्सपेटरी थ्योरी या प्रायश्चितात्मक सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत भी शामिल है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को आपका जेल में या कारागार में इसलिए रखा जाता है ताकि जब जब वह अपने को अकेला पाएगा तो ऐसी दशा में अपने किए पर पछतावा करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जबकि जबकि उसका मन पछतावा करते करते, यानी कि चिंतन करते करते शुद्ध हो जाएगा, यानी कि तत्पश्चात जब उसे जेल से छोड़ा जाएगा तो समाज में एक सदाचारी व्यक्ति की तरह वह कार्य करेगा। फिर इसको एक बार देखिए, बहुत लंबा हो गया वाक्य। एक्सपेटरी थ्योरी ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति को जेल में एकांतवास में इसलिए रखा जाता है ताकि जब वह व्यक्ति अपने को एकांत में पाएगा तो अपने द्वारा किए गए अपराधों पर चिंतन करेगा, और चिंतन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसका मन आपका शुद्ध हो जाएगा, यानी कि आपका जब उसका मन शुद्ध हो जाए तब उसे जेल से रिहा कर दिया जाए, और तब समाज में एक आपका सदाचारी व्यक्ति की तरह वह कार्य करेगा। इसी को एक लाइन में एक्सपेटरी थ्योरी या आत्मचिंतन का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 में समाहित किया गया है, जिसमें 73 में एकांत परिरोध का दंड तथा आपका 74 में एकांत परिरोध की अवधि या टाइम का उल्लेख किया गया है। यानी कि भूमिका में आपका एक्सपेटरी थ्योरी जरूर दिखाइए। प्री में भी ये कई बैठिए आगे हूँ, प्री में भी ये कई बार पूछा गया है। पूछा क्या गया है, इस बार एपीओ में भी आया था कि एकांत परिरोध की अवधि का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है। फिर चूंकि राजस्थान एपीओ आने वाली है, तो राजस्थान में जो पिछली बार बना था कि आत्मचिंतन का सिद्धांत आपका आईपीसी की किन धाराओं में समाहित है, तो आपका दिया था 73, 74 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको दोनों मारना है। यानी कि आत्मचिंतन का सिद्धांत इन दोनों धाराओं में क्या है, समाहित।
अब इसके बाद आपका 73 लिखना है, यानी कि आत्मचिंतन के बाद, और उसके बाद आपका 74 लिखना है। तो आइए, अब जब 73 पढ़ना है तो आपका बेयर एक्ट अब काम करेगा। और 73 में देखिए क्या दिया गया है भाई। आपका जो आईपीसी की धारा 73 हम पढ़ा रहे हैं, देखिए 73 में क्या दिया गया है भाई आपका। एकांत परिरोध। देखिए बेरेट क्या कहता है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। तो पहला लाइन ये बताता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने कन्विक्ट किया हो, यानी कि दोष सिद्ध किया हो। दोष सिद्धि ऐसे अपराध के लिए की गई हो जिसमें कि आपका कठिन कारावास का दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब ये निकला कि जिन धाराओं में अगर ये प्रावधान हो कि दंड केवल सादा या सिंपल दिया जाएगा, 73 उन धाराओं के लिए काम नहीं करेगी। एक उदाहरण हम बता रहे हैं। देखिए एक उत्तम उदाहरण आपका 309 का मिलता है, यानी कि आईपीसी की धारा 309 का, जहां की कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, तो उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट, यानी कि सादा, या आपका कह सक सादा कारावास 1 वर्ष तक का, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत पनिश करता है तो क्या एकांत परिरोध की सजा दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता, क्योंकि एकांत परिरोध की सजा केवल उसी मामले में दी जाएगी जिसमें न्यायालय अपराधी को कठोर कारावास का दंड देने की क्या रखता है? क्षमता। और सबसे उत्तम उदाहरण आपका आईपीसी का कौन सा सेक्शन बताया गया? 309। इसमें नहीं दिया जा सकता। अगला शब्द देखिए, उन सब माह देखिए आपका फिर एक बार, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए कन्विक्ट किया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एकांत परिरोध का जो दंड दिया जाता है वह जेलर नहीं देता, बल्कि न्यायालय देता है। यह दंडादेश का ही एक भाग होता है। यह दंडादेश देते समय ही दिया जाता है, और दंडादेश देते समय उसी दंडादेश में आदेश के रूप में लिखा जाता है। अब ये ना कहेगा कि जेलर भुगतवाता है ये दंड। ये दंड कौन देगा? आपका न्यायालय देगा। न्यायालय जब देगा तो कब देगा? दंडादेश देते समय, यानी कि जब सजा दी जा रही है, और आपका दंडादेश देते समय देगा। और दंडादेश में ही क्या एक नीचे लिख देगा? आदेश, कि मैं आदेशित करता हूँ कि इस व्यक्ति को एकांत परिरोध में भी, या काल कोठरी में कहिए, या एकांतवास में कहिए, रखा जाए। अगला शब्द देखिए, अपराधी। देखिए आपका दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर
3 माह से अधिक के न होंगे। निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा देने का हक रखता है और कठोर कारावास सजा न्यायालय देता है, तो सजा देते समय ही न्यायालय सजा के नीचे एक आदेश लिख देगा कि इस व्यक्ति को आपका कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो सजा दी गई है उसका कुछ भाग या पूरा भाग एकांत परिरोध के रूप में माना जाए, यानी कि एकांत परिरोध में रखा जाए। लेकिन एकांत परिरोध का जो अधिकतम टाइम हो सकता है, यानी कि न्यायालय अधिकतम कितने दिनों के लिए एकांत परिरोध की सजा दे सकता है? 3 माह। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी है, आपको याद भी रखना है। अब समस्यात्मक क्वेश्चन देखिए। एक मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और घर में चोरी किया है। घर में चोरी किया तो आपका आईपीसी का सेक्शन कौन सा अप्लाई किया? 380। अधिकतम दंड न्यायालय कितना दे सकता है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो जो ये 7 वर्ष तक का कारावास न्यायालय दे सकता है, अब डायरेक्ट भी देखना है। अगर सादा लिखा रहे तो जेल में उससे काम नहीं करवाया जाएगा, सिंपल। अगर कठोर या सश्रम लिखा रहे तब जेल में काम करवाया जाएगा। और किसी भी भांति का लिखा रहे, इसका मतलब कि सादा या कठोर, ये न्यायालय के क्या है? विवेकाधिकार। तो किसी भी भांति का कारावास में भी कठोर कारावास दिया जा सकता है। जहाँ केवल कठोर कारावास लिखा हो वहाँ भी, लेकिन जहाँ केवल सादा कारावास लिखा हो वहाँ धारा 73 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये दिमाग में बैठा रहिए। अब ये कि जो एक अब आइए इसके उदाहरण को आगे बढ़ाइए। न्यायालय अधिकतम कितनी सजा दे सकता था? 7 साल। न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा दी। तो ये हो गया आपका मुख्य कारावास। और न्यायालय ने ये आदेश दिया कि जब ये जो 3 साल की सजा दी गई हैं, इनमें से कुछ सजाएं, यानी कि इनमें से आपका कुछ दिनों तक अपराधी को एकांत परिरोध में अर्थात जेल में, अलग बैरक में, यानी कि दुनिया से अलग रखा जाए। जेल में या दुनिया में बाहर क्या हो रहा है उसको भनक तक न लगे। इसको कहते हैं आपका एकांतवास में रखा जाए, यानी कि अन्य कैदियों से क्या रखा जाए? अलग। तो अब बताइए आप, आपका 3 वर्ष का की तो सजा दी। अब जो एकांत परिरोध अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है दंड? 3 मास। अब ये जो 3 साल वह भुगतेगा, सतर्क रहिएगा, इसी 3 साल में वह 3 माह आपका एकांतवास में रखा जाएगा। दिमाग अस्थिर करके यहाँ जानना है कि ये 3 माह अलग दंड नहीं है, बल्कि ये 3 वर्ष में ही क्या है? समाहित। यानी कि जब वह 3 वर्ष जेल में व्यतीत करेगा तो 3 माह, उसी 3 साल में से कितने माह? 3 माह उसे एकांतवास में रखा जाए। ये कब रखा जाएगा? जब न्यायालय स्पष्ट रूप से क्या दे? आदेश। तो क्या जेलर रखता है एकांतवास में या एकांत परिरोध की सजा जेलर देता है कि न्यायालय देता है? न्यायालय, जेलर नहीं। अधिकतम वह समय कितना हो सकता है जितना तक के लिए न्यायालय एकांत परिरोध की सजा दे सकता है? 3 माह। और ये जो 3 माह होगा ये अलग सजा नहीं है, बस ये है कि जो 3 साल वह भुगतेगा उसी में से आपका वह 3 माह तक कहाँ रखा जाए? अधिकतम
एकांतवास में। सतर्क रहिएगा। लेकिन ये जो पैमाना 3 मास का है, ये निम्न मापमान के अनुसार होगा। यहाँ चार्ट आप लिखते समय एक जरूर बना लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा, और फर्स्ट, सेकंड और क्या लिख देंगे, थर्ड। यदि मुख्य कारावास 6 माह या उससे कम का है, इसको कहते हैं कि अगर कारावास की सजा 6 माह से अनधिक है, लीगल तौर पे 6 माह से अनधिक का मतलब ये हुआ कि 6 माह से अधिक नहीं, ज्यादा नहीं, इसमें 6 माह समाहित हैं। यानी कि अगर न्यायालय ने किसी अपराधी को 6 माह का कारावास का दंड दिया है या 6 माह से कम का दिया है, तो न्यायालय अधिकतम एकांत परिरोध की सजा कितना दे सकता है, तो आपका कितना। तो अब बताइए, क्या ये 6 माह से अधिक एक मास है कि 6 माह में समाहित है, क्या बताया गया। यानी कि जब 6 माह वह जेल में रखा जाए तो उसी दौरान वह 1 मास तक, काल कोठरी भी कहते हैं, या अलग से एकांतवास में क्या किया जाए, रखा जाए। यदि कारावास का दंड 6 माह से अधिक दिया गया है किंतु 1 वर्ष से अनधिक, तो इस बीच में अगर कारावास है तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 2 मास। और अगर कारावास की अवधि 1 वर्ष से क्या है, अधिक की है, तो हर हाल में हो ही कितना सकता है एकांत परिरोध, 3 माह। अब 10 साल दिया जाए तब भी 3 माह, अगर आजीवन कारावास दिया जाए तब भी 3 मास, क्योंकि अधिकतम कितने दिनों तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, 3 मास। ये डिसाइड आपका भाई जेलर करेगा कब रखा जाए, उसके लिए आपका 74 काम करेगी। देखिए आपका समय क्या है, ये जेलर डिसाइड करेगा कि कब रखा जाए कब नहीं। न्यायालय तो केवल आदेश दे दिया कि इन्हें 1 मास तक के एकांत परिरोध की भी सजा दी जाती है। सजा भुगतवाने का जो काम है वह जेलर का है। हाँ, जब दे, अब उसके लिए लास्ट में दे, पहले दे, बीच में दे, अब ये जेलर का काम है। न्यायालय तो सजा देता है, जैसे कि न्यायालय मृत्यु दंड दे दिया तो न्यायालय जाकर फांसी पर नहीं लटकाता। अब ये कार्य फांसी पर, तो न्यायालय अपने निर्णयों का जल्दी निष्पादन नहीं कराते। इनका निष्पादन कौन कराता है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसमें 73 में कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो 74 चला जाए आपका। भाई देखिए, नए भी लोग हैं तो बता दिया, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसीलिए फ्लो उतना बन नहीं पा रहा है। सर्दी जुकाम से आदमी काफी कल से ही पीड़ित है, परसों से। कुछ कारणों से भीग भी 3-4 बार मैं भीग चुका हूँ 2-3 दिन में। और वहीं आपका और भी व्यक्तिगत कुछ कार्य थे, और उसी में आपका सर्दी जुकाम इत्यादि, सिर दर्द पकड़ लिया है, फिर भी भाई क्लास रोकी नहीं गई। हुआ कि 2 ही घंटा चलेगा तो 2-3 क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि कब बिहार टपक पड़े आयो कोई भरोसा नहीं। कुछ सुगवाहट भी नहीं मिल रही है कि रिजल्ट निकालेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गया तो 1 साल और बैठिए, और रिजल्ट निकाल दे तो 2-3 माह में मेंस बिहार का हो जाएगा। यूपी की जो सूचना है, इस हफ्ते पूरी संभावना 99% है कि रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 15 को रिजल्ट आ जाए, जो हमारी सूचना है। पूरी तरह आयोग एकदम तैयार है, और बहुत तेजी से एपीओ का प्री का रिजल्ट तैयार हो रहा है। वैसे शनिवार तक पूरा चांस है, 99% श्योर कि आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है 15 तारीख को यूपी एपीओ आ जाए। तो फिर एक बार देखिए आपका, अब 74 देखा जाए, ये भी
74 आपका 73 की ही सप्लीमेंट्री सेक्शन है। सप्लीमेंट्री का मतलब पूरक धारा है। 74 उस समय को बताती हैं, उस अवधि को बताती हैं जो सजा भुगतवाया जाएगा। यानी कि जैसे कि 1 मास, 2 मास या अधिकतम 3 मास तक के लिए न्यायालय ने एकांत परिरोध की सजा दी है, तो ये सजा कैसे भुगतवाई जाएगी, अर्थात अपराधी को एक बार में अधिकतम कितने दिन तक काल कोठरी या एकांतवास या समाज से अलग रखा जाएगा। कितने दिन, देखिए कितनी सजा दी जा सकती है, ये 73 से कवर होगा। और उस सजा का जब निष्पादन किया जाएगा तो एक बार में अधिकतम कितने दिन तक उसको एकांतवास में रखा जा सकता है, ये 73 से कवर न होकर किससे कवर होगा, 74 से। तो 73 सजा देने की बात करती हैं और 74 उस सजा के निष्पादन के दौरान यानी कि कितने दिनों तक उसे एकांतवास में रखा जाएगा वह टाइम बताती है। यहाँ भी थोड़ा आप सिद्धांत देखिए। अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और मोबाइल छीन लिया जाए, बाहर क्या हो रहा है उसे जरा भी भनक न लगे, तो आप जानते हैं कि ऐसी दशा में हो सकता है कि वह चिंतन कम करे और चिंता ज़्यादा करे। और चिंता आपका खतरनाक होती है ज़्यादा, तो इसलिए जब मैं हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, आपका यूपी एपीओ में भी बहुत बहस चला, सुबह भी शाम को भी। और लोग, कोचिंग के ही लोग 98 और 98 तक, भाई कई लोग हैं जो ला में सही करके आए, इसमें कोई शक नहीं है। इतना रटवाया गया, इतना पढ़ाया गया कि हम खुद पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन लड़के नहीं थके। इसीलिए 4-5 दिन बंद भी किया गया था। मैंने आदमी एकदम थक के चूर हो गया था, फिर भी आदमी पढ़ाना छोड़ा नहीं। ये इसलिए नहीं छोड़ा कि पैसा का लालच नहीं है, पैसे का लालच रहता तो हम भी एपीओ के एग्जाम के नाम पर एक हफ्ता पहले बंद कर देते, जाओ चूल्हे भाड़ में। भाई यही तो तमाम कोचिंगें देखिए, एक हफ्ता एपीओ के नाम पर इधर और एक हफ्ता क्या उधर। यानी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की क्या बजा रहा था, और उसी समय जब रोम जल रहा था तभी नीरो का कार्य था कि वह आग पर पानी डाले। और हमने वो किया, एकदम लास्ट शनिवार तक पढ़ाया गया, जो लोग पढ़े आकर, और निश्चित रूप से फायदा हुआ। और तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार मेंस देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे मेंस का बैच भी भले कछुआ की ही चाल से चले, चल तो रहा है। जैसे ही थोड़ा शरीर और सही हुआ दिमाग आपका, कछुआ की चाल आपका कह सकते हैं हिरन की चाल बन ही जाती है। धीरे धीरे आपका जैसे रिजल्ट आएगा अपने आप माने स्पीड बढ़ जाती है। अभी तो इतना स्लो तो हम पढ़ा ही नहीं थे जल्दी जितना स्लो इस समय चल रहा है, इतना स्लो कभी क्लास चला नहीं है, ये सही बात है। तो प्रयास 2-4 दिन और धैर्य रखिए, अपने आप स्पीड बन जाएगी। अगला देखिए आपका 74। देखिए आपका तमाम लोग कंफ्यूज रहते हैं एकांत परिरोध की अवधि पर, उसका हम उपाय बता रहे हैं पढ़ने का। आप शुरुआती दौर का शब्द न पढ़िए, हम बता रहे हैं। आप अगर बीच से पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले आधा हिस्सा नीचे का पढ़ लीजिए, उसके बाद बेहरेट का कहाँ पढ़िए, ऊपर का, तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन भाई नए लड़के क्या करते हैं, पहले किसको पढ़ते हैं, ऊपर का हिस्सा, उसके बाद किसका हिस्सा, नीचे का। तो ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है, और बीच में शब्द थोड़ा घुमाया है, जिसके कारण नए लोगों को वास्तव में दिक्कत आती है। देखिए आप कैसे अलग अलग बेयरेक्ट को करेंगे, आधा आधा हिस्सा
हम भी पढ़ा रहे हैं बैरक। देखिए 74, एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिनों से अधिक न होगा और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून्य अंतराल होंगे। यानी कि इतना तक पहले पढ़ना है। अब आइए सामान्य नियम क्या निकला कि एक बार में अधिक माने आपका देखिए सजा कितनी दी जा सकती है। अगर मुख्य कारावास आपका 6 माह या कम है तो 1 माह एकांत परिरोध। अगर मुख्य कारावास 6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष के बीच में है तो कितने माह, और हर हाल में कितना, 3 माह। तो मान लीजिए 2 माह की एक कहा गया 10 साल की सजा दी गई और कहा गया कि 2 माह तक इसे एकांत परिरोध में रखा जाए तो ये 73 काम करेगी। अब 2 माह रखा जाएगा तो एक बार में क्या दोनों माह रखा जाएगा? नहीं, वह जो टाइम है वह कौन सी धारा निर्धारित करेगी? 74। तो एक बार में अधिकतम कितना, फिर एक बार बताइए कितना दिन? 14। और जब 14 दिन के बाद आगे रखना है तो कम से कम उतने दिन का अंतराल दिया जाएगा। अंतराल उससे अन्यून नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। यानी कि अगली बार रखना है तो कम से कम बीच में 14 दिन क्या किया जाएगा? गायब। और फिर आप 14 दिन रख सकते हैं लेकिन बीच में कितने दिन का गैप? 14। मान लीजिए 10 दिन रखा गया तो कम से कम कितने दिन का गैप? 10। 5 दिन रखा गया तो, और 4 दिन रखा गया तो अगली बार कितने दिनों में गैप के बाद रखा जाएगा? ये जेलर डिसाइड करेंगे कि 5 दिन एक बार में रखा जाए कि 15-14 दिन। लेकिन एक बार में कानून का प्रतिबंध भी है कि कितने से अधिक ये समय नहीं होगा, 14 दिन। अब पहले ये नहीं पढ़ना है, भले हम बता दिए हैं। पहले आपका निचली लाइन पढ़नी है। देखिए अगली लाइन आपका, फिर हम इस पर बैक होंगे। और देखिए फिर एक बार, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, यानी कि जो मुख्य कारावास की सजा दी गई है वह कितने से अधिक हैं? 3 मास से अधिक है, तब ये 14 दिन वाला नियम नहीं चलेगा। फिर हम बता दें यहीं आपको, अगर दिया गया कारावास, मुख्य कारावास, एकांत परिरोध नहीं, अगर दिया गया मुख्य कारावास आपका 3 मास नहीं, 3 मास से क्या हो? अधिक हो, तो अब ये नियम ना अप्लाई करिएगा। अब नियम दूसरा चलेगा, तो महीने के हिसाब से चलेगा और 1 महीने में अधिकतम कितने दिन के लिए उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा? 7 दिन। और जब फिर रखना है तो कम से कम कितने दिन का गैप? उतने दिन का, यानी कि 7 दिन का क्या दिया जाएगा? गैप। अब इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। अब देखिए बेरेट की भाषा कैसे पढ़ी जाती है। पहले नीचे वाला पढ़िएगा, उसके बाद कौन वाला? ऊपर। तो अगर मुख्य सजा 3 माह से क्या है? अधिक है। भाई 3 माह नहीं, फिर हम बता दें 3 माह से क्या, तो एक एक महीने में, 1 महीने में उसे कितने दिन तक के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा? अब 14 दिन का नियम ना गिन लीजिएगा, 1 माह में कितना दिन? और जब आगे रखना है तो कम से कम 7 दिन का क्या दिया जाएगा? गैप, यानी कि अंतराल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार रखने पर हो सकता है कि उसकी तबीयत क्या हो जाए? खराब हो जाए। अब आप ही लोगों से 2 दिन 1 घंटा मोबाइल छीन लिया जाए तो देखिए कई लोग आपका अनसाउंड माइंड हो जाएंगे यानी कि, और जैसे ही आप गए कहीं, आप मोबाइल रखे, 2 मिनट बाद होश आया तो अपनी स्थिति पर विचार कभी करिएगा
एकदम मोबाइल कहाँ गया खोदना और हाथ पर पटकना क्या लोग कर देते हैं शुरू। माने ये भी है आपका कि मोबाइल कहाँ गया। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए इसमें। अब मान लीजिए कि आपका महीने के 1 से 7 तारीख तक रखा गया, तो अब आप लोग बताइए, अब उस महीने में दोबारा एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। अब अगले माह में आप 1 तारीख को रख सकते हैं, लेकिन उस माह में अब क्योंकि 7 दिन का कोटा क्या हो गया है पूरा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि आपका 23 से लेकर और 30 तारीख तक यानी कि महीने के लास्ट में 7 दिन तक उसे एकांत कारावास में रखा गया। तो आप फिर बताइए, क्या तुरंत अगले महीने की 1 तारीख को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अगर दंड 3 माह से कितना है मुख्य दंड अधिक, तो कम से कम 7 दिन रख ही सकते हैं महीने में, और अगले महीना में रखते हैं तो 7 दिन का कम से कम क्या होना चाहिए? यानी कि आप अगले महीना में 8 तारीख से भले रख दें, लेकिन 1 से 7 के बीच में अब एकांत परिरोध में रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रख सकते। लेकिन अब ऊपर वाली लाइन पढ़नी है। अब देखिए नीचे वाली लाइन बताई गई, इसके बाद ऊपर वाला पढ़िएगा। अब यहाँ से आप नियम निकालिए पहले। अगर किसी अपराधी को जो मुख्य कारावास दिया गया है वह 3 माह का है या 3 माह से क्या है कम का, तब जो पहला ऊपर वाली लाइन है वह नियम लागू होगा। अब महीना नहीं चलेगा, एक बार में अधिकतम कितना दिन? 14 दिन। और फिर उसके बाद रखना है तो कितने दिन का गैप? 14 दिन। फिर 14 दिन रखिए। फिर एक बार समझिए भाई, अगर किसी अपराधी को मुख्य कारावास 3 मास या उससे कम का दिया गया है और एकांत परिरोध की सजा भी दी गई है, तो ऐसी दशा में अब महीना के अनुसार सजा नहीं चलेगी। अब किसके अनुसार चलेगी? दिन के अनुसार। तो एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए? 14 दिन। और आगे जब रखना है तो कम से कम 14 दिन बीच में क्या हो गए। तो आपका फिर हम लास्ट में एक बार बता रहे हैं, देखिए आपका सही बात है कि लोग समझ नहीं पाते इस बात को, लेकिन लास्ट में आसान भाषा में एक पॉइंट याद रखिएगा। अगर मुख्य कारावास 3 मास से अधिक का है तो एकांत परिरोध की सजा का जब निष्पादन किया जाएगा तो 1 मास में अधिकतम कितने दिनों तक के लिए आपका अपराधी को एकांत परिरोध में रखा जाएगा? यहाँ महीना चलेगा और कितने दिन तक? 7 दिन। ले और अगली बार रखना है तो कम से कम 7 दिन का क्या होना चाहिए? गैप। लेकिन अगर मुख्य कारावास या तो 3 मास का है या 3 मास से कम का है, तो अब महीना के अनुसार न चलाइएगा सजा, अब किसके अनुसार? दिन के अनुसार। तो एक बार में अधिकतम कितने दिन तक के लिए उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? 14 दिन। और फिर उसके बाद अगले 14 दिन तक क्या किया जाएगा? गैप। फिर रखना है तो फिर रखिए। ये आपका नियम है। अब कहीं समस्या हो तो भाई बताइए, दोबारा बताया जाए, क्योंकि 2 एंगल से हमने बताया, लेकिन ये भी बताया कि ऊपर वाली लाइन पहले न पढ़िएगा। पहले 3 माह से अधिक का दंड है तो अधिकतम 1 माह में 7 दिन, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पढ़नी है पढ़ते समय। तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अगला आपका देखा जाए क्वेश्चन। हाँ, नहीं तो कितना 73 में बताया गया? अधिकतम 3 माह।
नहीं, वही आप समझ नहीं पाए ना। देखिए देखिए वो फिर समझाना पड़ेगा। वहीं वो जो 3 माह है वो एकांत परिरोध है और ये जो 1 माह की सजा है ये मुख्य सजा है। आप वहीं देखिए फिर एक बार, वो कंफ्यूज हो गए हैं उसको देखिए, हम बता रहे हैं फिर आपका एक उदाहरण देखिए अच्छे से। फिर हम बता रहे हैं एक बार, मुख्य कारावास को भी आपका, नहीं फिर हम बता रहे हैं आपका, देखिए फिर बता रहे हैं भाई, एक उदाहरण ले रहे हैं आपका। आईपीसी की धारा 380 का उदाहरण फिर बताना पड़ेगा। एक बार देखिए भाई, 2-3 मिनट और, उसके बाद आपका शुरू किया जाएगा दूसरा। देखिए आपका आईपीसी का सेक्शन 380, आपका मकान या आवास गृह में चोरी, तंबू या जलयान में जहाँ जो मानव या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए या मानव के आवास के लिए यूज होता है, खंडहर नहीं आपका। इसमें दंड की मात्रा कितनी है? तो आपका अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है? 7 साल। 7 साल और जुर्माना। न्यायालय सादा भी दे सकता है और कठोर भी। तो इसमें आपका, अब आइए, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि चाहे 1 दिन की सजा दे, भर्त्सना करके छोड़ दे, या अधिकतम कितने की सजा दे दे, 7 साल, 3 साल, 2 साल। तो कोई सजा दिलवाइए, कितने वर्ष हम सजा दिलवा दें? 2 वर्ष। ये मुख्य कारावास हुआ भाई। फिर याद रखिए कैसा कारावास हुआ? मुख्य। अब इस सजा के भुगतने के दौरान अब न्यायालय ये कह सकता है कि ऐसे अपराधी को एकांत परिरोध में भी रखा जाए। दंड देते समय क्या दे सकता है? आदेश। अब समस्या ये है कि एक पैमाना है कि अगर ये 2 साल न देकर सजा आपका 6 माह या 6 माह से क्या रहता, कम, तो एकांत परिरोध इस 6 माह में से कितने दिन तक रखा जाए? तो वह कितना है? अब ये 1 मास का मतलब ये कारावास नहीं, ये तो 6 माह में ही 5 माह सामान्य कैदी के साथ, और 1 मास कहाँ रखा जाए? आपका एकांतवास में। ये तो समझ में आया ना। अगर दंड 6 माह से मुख्य कारावास, ये 2 पर रहिए, मुख्य कारावास 6 माह से अधिक किंतु कितने वर्ष तक का है? तो इस मान लीजिए 1 माह, 1 वर्ष ही है। 1 वर्ष की न्यायालय ने घर में चोरी के लिए दंडित किया, तो न्यायालय अधिकतम कितने मास तक का एकांत परिरोध की सजा दे सकता है? 2। और 1 वर्ष से जैसे ही दंड अप जाएगा ऊपर, तो अधिकतम कितना? ये कह सकता है कि इस कारावास के दौरान और 3 मास तक इसे एकांत परिरोध में रखा जाए। ये माने कि, लेकिन दंड मुख्य कारावास कितने से अधिक है? 1 वर्ष से अधिक। अभी ये मुख्य कारावास हैं, जैसे यहाँ 2 वर्ष का मुख्य कारावास था, तो आप लोग बताइए, जब मुख्य कारावास 2 वर्ष का है तो पहले में सेट नहीं होगा, दूसरे में सेट नहीं होगा, किसमें आ रहा है? तीसरे में, क्योंकि मुख्य कारावास 1 वर्ष से क्या है? अधिक। तो 2 वर्ष हैं, तो कितने दिन तक न्यायालय ये 73 के तहत आदेश दे सकता है अधिकतम इस मामले में? कि 2 साल जब अपराधी सजा भुगते तो उस दौरान उसे अलग रखा जाए, कितने दिन तक? हाँ, कितने माह तक? तो ये 3 माह एकांत परिरोध हैं, जो ये मुख्य कारावास में ही शामिल हैं। बस 2 साल जेल में रहेगा, तो आपका 2 साल में 3 महीने तक उसे क्या करना पड़ेगा? अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। अब क्या लगातार 3 माह रख दिया जाएगा? नहीं, इसके लिए टाइम अगली धारा बताएगी, कौन सी? 74। तो 74 क्या बताती हैं? अब मुख्य कारावास पर 74 में आइएगा। अगर ये मुख्य कारावास 3 मास से अधिक का है, यानी कि ये जो हम 2 साल दिलवाए हैं, अगर ये मुख्य कारावास कितना है?
3 माह से अधिक तो अब महीना के हिसाब से चलेगा, और 1 महीने में अधिकतम एकांत परिरोध कितना, 7 दिन, और अगला जब रखना है तो कम से कम उतना गैप। और अगर 3 माह या उससे कम की सजा है तो भाई अब महीना नहीं, अब दिन चलेगा। एक बार में अधिकतम कितना दिन एकांत परिरोध होगा, 14 दिन, और फिर आगे रखना है तो कम से कम उतना दिन गैप। अब बताइए कोई समस्या हो तो। ये मुख्य कारावास अलग कर दीजिएगा, एकांत परिरोध अलग। ये मुख्य कारावास में भुगता जाएगा, लेकिन कितना दिन भुगता जाएगा, तो अधिकतम 3 माह हो सकता है, लेकिन 3 माह कब होगा, ये भी पैमाना है, जब मुख्य कारावास 1 वर्ष से क्या हो, अधिक। तो इस प्रकार आपका अगला देखिए, आपका 10 मिनट लेक्चर कल ही लिखवाया जाएगा, आज लेक्चर दे देते हैं 10 मिनट और फिर ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि भाई बहुत आपका तीनों सब्जेक्ट चलना मुश्किल है। कल से थोड़ा तबीयत सही हो जाए तब प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यूपी भी भाई आपका देखना है, बिहार भी, तो शाम वाला बैच स्पेशली यूपी बिहार मिक्स करके ही चलेगा। तो फिर एक बार देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन बनता है, पिछली बार आपका 2018 में यूपी जे में भी क्वेश्चन ही आया था कि भूल से आप क्या समझते हैं, तथ्य की भूल बचाव देती है, यानी कि मिस्टेक का फैक्ट एक्सक्यूज हैं, यानी कि क्षम्य है, जबकि मिस्टेक ऑफ ला एक्सक्यूज नहीं है, यानी कि क्षम्य नहीं है। आईपीसी के संदर्भ में इसकी व्याख्या करिए। क्या भूल, ये आपका फुल क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। दूसरा आपका जो इस पर लगातार बिहार और यूपी पूछ रहा है, वह एक समस्यात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए समस्या, दो समस्याएं यहाँ बनती हैं। पहली समस्या ये बनती है कि ये एक सैनिक हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है और उस गोली से कुछ व्यक्ति मर जाते हैं। सैनिक ने कौन सा अपराध किया? सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धारा 76 के तहत वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे बाउंड था, बाध्य था। और धारा 76 बताती है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, वह कार्य करता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ये पूछा जाता है। फिर आपका एक जल्लाद का भी उदाहरण पूछा जाता है कि एक जल्लाद का भाई न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए एक कैदी को फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। एक तो 76 भी थोड़ा कवर हो जाएगी, क्योंकि जल्लाद न्यायालय का आदेश पालन करने के लिए कानूनन क्या था? बाध्य। और आपका न्याय कार्य को स्पेशली बचाव दिया गया है 77 में। तो जो प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय आदेश का एग्जीक्यूट कराते हैं, पालन कराते हैं, उनको भी बचाव दिया गया है 78 में। तो जल्लाद शुद्ध रूप से की धारा में जाएगा 78 में जाएगा। देखिए मॉडल आप जब पढ़ेंगे तो कैसे आपको पढ़ना है, ये लिखना कैसे है ये बताया जाए। भारतीय दंड संहिता में मिस्टेक या भूल से संबंधित प्रावधान धारा 76 और 79 में प्रावधानित किए गए हैं। दो धारा आप लिखिएगा ऊपर, कौन कौन? आपका 76 और कौन सा? 79। दोनों धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है कि आपका तथ्य की भूल क्षमा करती है, लेकिन विधि की भूल क्षमा नहीं करती। फिर दोनों धाराओं को लिखेंगे, यानी कि धारा 76 का बेयर एक्ट, फिर 79 का बेयर एक्ट,
और दोनों धाराओं को लिखने के बाद संयुक्त रूप से दोनों धाराओं का आवश्यक तत्व निकालेंगे। दोनों धाराओं के आवश्यक तत्व जब देखेंगे तो 5 बातें निकली, यानी कि दोनों धाराओं में कितनी बातें निकलेंगी? 5। अभी हम बताएंगे बेर। पहला आपका विधिक बाध्यता, यानी कि कोई व्यक्ति कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए क्या है? बात। दूसरा विधिक न्यायानुमतता, यानी कि आपका लीगल जस्टिफिकेशन, विधिक न्यायानुमतता। तीसरा आपका तथ्य की भूल समान होगी। चौथा आपका विधि की भूल। और पांचवा कौन सा शब्द है? गुड फेथ, यानी कि सद्भावना। यानी कि अगर हम 76 और 79 का बेयर एक्ट बताएंगे और उसमें तोड़ेंगे तो 5 बातें निकल कर आती हैं। और इन्हीं 5 बातों को क्या करना है? थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना है। मॉडल पहले बना दिया जाए, लिखना है। इन्हीं 5 बातों में 2-3 केस समाहित करिएगा। केस मैं बता दे रहा हूँ। पहला, जब आपका विधि द्वारा बाध्य लिखिएगा तो दृष्टांत ऐड कर सकते हैं सैनिक का। विधि द्वारा न्यायानुमत में दृष्टांत न दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तथ्य की भूल में एक दृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन आपका जो विधि की भूल है उसमें 2 केस जरूर दीजिएगा। पहला आपका आर बनाम प्रिंस का केस। आपका दूसरा भारत में मेयर हंस जॉर्ज, एम एच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र। 2 केस जरूर देना है। कौन कौन? आर बनाम प्रिंस का पहला। दूसरा कौन है? मेयर हंस जॉर्ज, मैं बताया था दुराशय भाई। फिर आपका तथ्य की भूल क्षमा करती है, विधि की भूल क्षमा नहीं करती। 4-5 लाइन तर्क दीजिएगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्यों एक्सक्यूज नहीं है। कम से कम 5-6 लाइन तो देंगे। और इसी में 2 केस मैं बता दूं फिर एक बार, प्रिंस का और दूसरा कौन? आपका एम एच जॉर्ज का। 2 केस जरूर दीजिए। इसके बाद सद्भावना, यानी कि जब तथ्य की भूल हो रही है तो तथ्य की भूल सद्भावना में होनी चाहिए कि दुर्भावना में, यानी कि गुड फेथ या बोनाफाइड, या सद्भावना में हो कि दुर्भावना में? सद्भावना में। और सद्भावना शब्द आईपीसी की धारा 52 में दिया गया है। थोड़ा बहुत उसको क्या करिएगा? धारा वाइज लिखिएगा। और आपका मैक्सिम न भूले, मैक्सिम मैं बताऊंगा। जो ये मैक्सिम है आपका कि तथ्य की भूल क्षमा करती है और विधि की भूल क्षमा नहीं करती, ये मैक्सिम हर हाल में आपको लिखना ही होगा। इसके बाद अंत में, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, अंत में एक्सेप्शन लिखेंगे, अंत में अपवाद लिखेंगे। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि जहाँ तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगी। तो किन किन मामलों में तथ्य की भूल बचाव नहीं देगी? तो 3 अपवाद हैं। अपवाद जरूर लास्ट में लिखिएगा, मॉडल हम अभी बता रहे हैं। पहला लिखिएगा श्रद्धा जनित विश्वास। अभी पढ़ाया जाएगा भाई, आपका एक लेक्चर पूरा लगेगा इस पर। अभी केवल हम मॉडल एक बता रहे हैं कि किस मॉडल से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। पहला आप लिखिएगा श्रद्धा जनित विश्वास, अर्थात अगर ए यह विश्वास करता है कि बी को प्रेत पकड़ा है, डायन पकड़ी है, बी को लगता है मारने और मार मार के उसकी जान ले लेता है, एक कोई बचाव का भूल का हकदार नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा जनित विश्वास भूल माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। अभी प्रयागराज का भी उदाहरण बता दिया जाए। आपका प्रयागराज में एमपी से साधु और एमपी से लोग आते थे। आपका जो झाड़ फूंक वाले हैं, ओझा सोखा, दरवेश भी कह सकते, आते थे, औरतों को पानी में बैठाते थे और उसका बाल पकड़कर ले डंडा ले डंडा ले डंडा।
उसके बाद ये मीडिया में खबर छपी। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है पेपर में देकर सुमोटो से, और पुलिस को कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ सो रहे हो भाई, कहाँ सो रहे हो, ये तो खुलेआम कानून का क्या है, उल्लंघन है। तो अब जाकर दो चार लोग पकड़े गए, और तब जाकर ये सब संगम पर क्या हुआ, रुका। यानी कि ये श्रद्धा जनित विश्वास कि इस औरत को डाइन ने पकड़ा है और बाल पकड़कर पानी में बैठा कर मारेंगे तो ये डाइन क्या होगी, गायब हो जाएगी, इसमें कोई बचाव मिस्टेक का नहीं मिलेगा। दूसरा आपका, जहां व्यक्ति उचित जांच पड़ताल अगर करता तो सत्यता का क्या लगा लेता पता। यानी कि अगर वह उचित जांच पड़ताल करता मामले की, तो उसे सत्य बात का क्या हो जाता, ज्ञान। और तीसरा आपका, जहां स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंस, यानी कि जहां अपराध ऐसे हैं जिसमें कि इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं, क्योंकि 76 से 95 जो आईपीसी हम पढ़ेंगे, इसमें बचाव इसी आधार पर दिया गया है कि व्यक्ति एक्टस रिया करता है, लेकिन जो दूसरा तत्व अपराध का है मेंस रिया, वो उसका अभाव होता है। तो जिन कार्यों को आपराधिक आशय के बिना, दुराशय के बिना भी दंडनीय बनाया गया है, उसमें मिस्टेक कोई बचाव नहीं देगा। 3 अपवाद लिखना ही होगा। रेस्ट ले लीजिए 15